Zero Academy. वेलकम बैक टू जीरो अकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं उसका डेट जारी किया जा चुका है। ऑब्वियसली बाकी जो एग्ज़ाम जो हैं आपके थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का, ये अभी भी यही उम्मीद है कि वो सीबीटी एग्ज़ाम ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के तहत आपको पता है कि इस बार डीजीटी ने निम्मी और भारत स्किल को इतना ज़्यादा जो प्राथमिकता जो दिया जा रहा है इस बार, तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में वहीं से ही आएगा। इसीलिए बार बार आईटीआई जितने भी हैं उन सब जगहों पे इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को सिर्फ और सिर्फ निम्मी से कराया जाए। तो इसी के तहत आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल के जो फर्स्ट सेमेस्टर से जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम अब स्टेप बाय स्टेप या बारी बारी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि निम्मी का जो मॉक टेस्ट जो लिया जा रहा है, इवन उस मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चन है वो यही सारे क्वेश्चन ही सफल होकर बार बार आपको दिखाई देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम इसको एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं ताकि आपका 100% स्कोर करने से कोई ना रोक सके। तो क्वेश्चंस देखते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ थर्ड सेल ऑफ अ कॉपर एटम। सबसे पहले बात आप समझिए कि बात कर रहा है कॉपर की। कॉपर एटम रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है 29। कोई भी एटम के जब भी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। कॉपर का होता है 29। क्वेश्चन में बोला है थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपके बात बता दूं कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो शेल होते हैं वो होता है K L M N। कुछ इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके पहले सेल में होता है 2, फिर होता है 8 और फिर होता है 18, फिर आगे हो जाता है 32। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाता है। क्लियर है? तो आपको सेल में पूछा है, मतलब KLMN में पूछ रहा है कि थर्ड वाले मतलब इस M में कितना होगा। ये स्टैंडर्ड है कि इतना होना चाहिए। इसके आगे होता है सब सेल, वो जो आपको पता होगा SPDF कुछ इस तरीके से। तो हम इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आपको अभी जानना है सेल के बारे में। थर्ड सेल में बोला है तो थर्ड सेल में कितने होने चाहिए, 18। यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो यदि वो पहले में 2 फिल हो जाएगा, दूसरे में 8 फिल हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 10 कंप्लीट हो गया। यहीं पे बच गया उसका 19। मतलब ये किस तरीके से होगा, 2 8 18 और 1 बच जाएगा, वो चला जाएगा चौथे नंबर पे। तो पहले पे 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे 18 और चौथे नंबर पे हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, कॉपर से आगे जितने बड़े एलिमेंट जो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर 29 से ज़्यादा हैं, उन सब के केस में सेम इसी सीक्वेंस में फॉलो होता है 2 8 18। मतलब ये 3 तक यदि पूछेगा तो आप बस इसी तरीके से बढ़ जाइएगा 2 8 18 और फिर जो बच गया वो चौथे वाले पे। क्लियर? लेकिन यदि कॉपर से कम मीन्स 29 से कम वाले एटम के लिए यदि पूछ दिया, उस कंडीशन में आप फंस जाएंगे। तो वहाँ पर आपको उसके सब सेल के बारे में भी डिटेल नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आपको सेपरेट इसका वीडियो चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमियम की। मान लीजिए मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्लियर है? जब क्रोमियम का 24 होता है तो इसका जब हम लोग सेल में जब डालते हैं, इस वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, तो ये हो जाता है K में पहले 2 आता है, L में आ जाता है 8। जैसे कि पहले हो रहा था उसी तरीके से ही होगा कि पहले 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 8, लेकिन तीसरे वाले में जहाँ पे 18 आना चाहिए था वहाँ पे ये हो जाता है 13। क्लियर है? अब ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से हो गया 10 और ये हो गया 23 और 1 बच गया, वो चला जाता है लास्ट पे। लेकिन इस रूल के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता, पहले 2 फिर 8 और ये जो 1 जो है वो भी इसी में मिल के 14 आ जाता तीसरे वाले पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा चेंजेस क्यों आता है, इन सब सेल के कारण। क्लियर?
तो आपको ध्यान रखिएगा 29 या उससे आगे आएगा तो आपको आंख बंद करके काउंट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 18 डाल देना है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पूछा है। सीधी सी बात है, अर्धचालक कभी भी बोले तो सीधा सीधा आंसर है आपका जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एलिमेंट हैं, मटेरियल हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी यूरेका या इबोनाइट की बात करें तो वो सब आपके इंसुलेटर के तहत आते हैं। इसका सेपरेट वीडियो आपने पहले ही देखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर यूज करते हैं, नियॉन पोलैरिटी वाले इंडिकेटर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जब हमको चेक करना होता है, एसी जब चेक करते हैं उस कंडीशंस में इसके दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम टच करते हैं तो दोनों ग्लो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। क्लियर है? अच्छा, ये पहले में आंसर आपका 18 था, दूसरे में हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरा आपको पता चल गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट। इन यूनिट बोला जा रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल यूनिट हम किसको बोलते हैं। जब कमर्शियली हम बात करते हैं तो ये होता है KVH, KWH, किलोवाट आर होता है। क्लियर है? KWH। रेटिंग की बात करते हैं तब होता है KVA, रेटिंग होता है किलोवोल्ट एम्पेयर होता है। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एक यूनिट जो बोला जाता है कि घर में आपका 1 यूनिट बिजली खपत हुआ तो 1 यूनिट क्या होगा 1 kWh, किलोवाट आवर, घंटा। यहाँ पर आपको बोला गया है कंज्यूम कितना करता है 500 वाट। पावर जो है आपका ये है 500 वाट और टाइम बोला जा रहा है आपका 5 आवर। क्लियर है? ये वाट ये दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। सीधा सा आपको करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू 5, दिस मच इक्वल्स टू 2500 वाट आवर। लेकिन इसके लिए साथ साथ क्या होना चाहिए था, किलो मतलब 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 के लिए हमको यहाँ पे 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा किलो पे। क्लियर? 1 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 कारण यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.5 किलो वाट आवर, या फिर इसी किलो वाट आवर की जगह क्या लिख देगा, यूनिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 2.5। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड एज 100 वाट / 250 वोल्ट। यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। पहली बात आप समझिए क्वेश्चन में देख के कि W दिया हुआ है मतलब ये है आपका पावर, और ये वोल्ट में दिया हुआ है मतलब ये है आपका पोटेंशियल। क्लियर? आपको फॉर्मूला पता होगा कि पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, या फिर आप करंट को रेजिस्टेंस के टर्म पे लिखोगे, मीन्स आई इज इक्वल्स टू, यदि हम लिखते हैं V बाई आर तो ये फॉर्मूला बन जाता है V² बाई आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, V² अपॉन आर। क्लियर है? पावर हमें दिया हुआ है 100 वाट, ये है 100 वाट, V² मीन्स 250 का स्क्वायर, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई हो जाएगा R। इज क्लियर? R को आप इधर ट्रांसफर कर दो, 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100, 10 10 10 10 कैंसिल, 25 इंटू 25 दैट इज 625। रेजिस्टेंस पूछा, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस यूनिट होता है ओम। Which law states that in a closed electric circuit, the applied voltage is equals to the sum of voltage drop? सीधी सी बात है, जब भी कभी क्लोज सर्किट की बात करता है और वहाँ पे वोल्टेज, सबसे पहले आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा कर रख लीजिए, जब भी बंद विद्युत परिपथ की बात करता है, क्लोज सर्किट की बात करता है, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ आना चाहिए, या 2 नियम जिन्होंने दिया है वो आना चाहिए, और वो कौन सा है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का पहला नियम और किरचॉफ्स का दूसरा नियम, क्योंकि क्लोज परिपथ के लिए यही बोलता है। किरचॉफ्स का पहला नियम है किसी क्लोज सर्किट पे समेशन ऑफ आई जो होता है, समेशन ऑफ आई जो होगा वो 0 होता है किसी जंक्शन पे, और किरचॉफ्स का दूसरा नियम जो है वो रिलेट करता है उसके पोटेंशियल को, वोल्ट को। समेशन ऑफ वोल्ट इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू 0। एल्जेब्रिक समेशन जो होता है वो 0 होता है। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किरचॉफ्स का पहला नियम किससे रिलेट करता है, तो क्वेश्चन इसका आंसर आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
क्लियर बात है। कंजर्वेशन ऑफ करंट आप बोल सकते हो कि पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ करंट को लेके बताता है। करंट या फिर चार्ज। और वहीं पे हम बात करें किरचॉफ्स का दूसरा, तो ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेट करता है एनर्जी को, इसलिए सेकंड लॉ को कभी कभी ये भी बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बाकी आपको पता है कि ओम्स का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ये बात आपको पता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ अ सर्किट ऑफ अ 2 लैम्प रेटेड एज 200 वॉट टू 40 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। जब भी पावर का समेशन बोलेगा आप ध्यान पे रखिएगा, पावर का कनेक्शन जब रहता है उसका टोटल पावर यदि आपको निकालना है तो पावर P1 प्लस P2, ये कंडीशन होता है जब पैरेलल कनेक्शन हो। और अगर सीरीज की बात करेगा तो 1 अपॉन PT मतलब टोटल पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 हो जाता है। यह है आपका सीरीज कनेक्शन। क्वेश्चन में आपका बोला गया है सीरीज, इसका मतलब 1 अपॉन करके इसको जोड़ देना है। सीधी सी बात है, पावर कितना दिया हुआ है 200 वॉट का, और वो भी दोनों सेम है, सेम रेटिंग मीन्स P1 भी आपका 200 वॉट है और P2 भी आपका 200 वॉट है। तो सीधी सी बात है, इसको हमें ऐड कर देना है 1 अपॉन, या आप इस तरीके से लिखोगे 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 200, ये हो जाएगा 2 अपॉन 200। और इसको जब टोटल पावर निकालने के लिए उल्टा करोगे तो उल्टा करने से हो जाएगा 200/2 और कटा दोगे तो आ जाएगा आंसर 100। इसलिए कुल शक्ति इसका कितना हो जाएगा 100 वॉट। क्लियर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट। रेजिस्टेंस की बात करें, आपको ध्यान होगा कि रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस यदि निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है सीरीज कनेक्शन में। जब हम सीरीज कंडीशन की बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से होता है, लेकिन यहीं पे जब हम समांतर श्रेणी या पैरेलल की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पावर का उल्टा होता है, इस बात को समझिएगा। और पावर का उल्टा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। पावर और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। ये दोनों उल्टा इफेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए जैसा रेजिस्टेंस का सीरीज होता है वैसा पावर के केस में देखें तो उसके पैरेलल में होता है, और जैसा इसके पैरेलल में होता है वैसा इसके सीरीज में होता है। क्लियर है। तो इसके हिसाब से हम देखें, सिंप्लीफाई करें तो RT, ये D आंसर करेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि RT इज इक्वल्स टू जब आप निकालोगे दिस मच इज इक्वल्स टू, ये टोटल वैल्यू ये उल्टा हो जाएगा, इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये सारा वैल्यू भी 1 अपॉन में चला जाएगा। सारा वैल्यू जब चेंज होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कुछ इस तरीके से। तो जनरली आपको बुक में ये मिलता है, और इसी को देखते साथ फटाक से आप जनरली बी वाले ऑप्शन को टिक लगा लेते हो, जो कि गलत हो जाएगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। R2 रजिस्टर के पास ओम मीटर का रीडिंग क्या होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि सर्किट आपका कैसा है, सर्किट क्लोज्ड है या फिर ओपन है। आप देखिए यहाँ पे जो सर्किट जो दिखाई दे रहा है ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे सप्लाई या ऐसा कुछ भी चीज़ तो लिखा नहीं है। जब ओपन सर्किट होगा, आपको पता है ओपन सर्किट में करंट जो फ्लो होता है वो होता है 0। हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू आई आर। आपको ये बात भी पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है। अब आप ऐसा समझ जाइए कि जब करंट 0 है इसका मतलब R बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि I और R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है। मतलब जब ये 0 होगा, I यदि 0 है तो सिंपली आप R को इस साइड ले आओ, तो अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर ओपन सर्किट है तब के कंडीशंस पे रेजिस्टेंस जो होता है, ओम मीटर क्या बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी। किस तरीके से आया आपको समझ में आ गया होगा। ये हम देख लेते हैं डायरेक्टली यहीं से, क्वेश्चन नंबर 12 को भी बगल से ही। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। इस कलर कोडिंग मेथड से हमको बताना है कि इस
कंडक्टर जो है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मीन्स वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो कोडिंग जो दिया गया है, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर और ये में भी सिल्वर लिखा हुआ है, सिल्वर कलर। तो सबसे पहली बात आप ये चीज़ को समझिए कि कभी भी आपको कलर कोडिंग दिया जाता है, कलर कोडिंग के लिए आपको जो वैल्यूज़ जो दिए जाते हैं उन वैल्यूज़ में पहला जो होता है, दो कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका रेड और दूसरा है आपका ब्लू। तो ये जो कलर कोडिंग जो होता है, सबसे पहले दो कलर जो होते हैं, ये कलर 1 एंड कलर 2, मतलब मैं इस तरह से लिख दूं पहला और दूसरा, ये जो दो कलर जो होते हैं ये आपके कोड को दिखाते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो कलर होता है वो उसके मल्टीप्लायर को दिखाता है। मल्टीप्लायर कहने का मतलब क्या है, जो इंटू 10 टू द पावर में जो रहता है ये दिखाता है। और चौथा जो होता है, ये चौथा जो है ये हमारा दिखाता है टॉलरेंस को। बात समझ में आ रही है? पहले दो कोड को दिखा रहे हैं, तीसरा वाला कलर दिखाता है उसके मल्टीप्लायर को, मीन्स इंटू 10 टू द पावर में जो होता है, और चौथा जो होता है वो उसके टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस किस तरीके से लिखा जाता है, प्लस माइनस के बाद जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं उसका टॉलरेंस। मतलब इस हिसाब से हम देखें तो इसका जो पहला जो वैल्यू है ये पहला कलर का दिखाता होगा, दूसरा वैल्यू दूसरे कलर के लिए है, ये 10 टू द पावर 3 है, ये तीसरे कलर के चलते आता है, और चौथा जो कलर है उसके चलते ये प्लस माइनस के बाद वाला वैल्यू आता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें ये जानना होगा इसके बाद कि किस कलर का वैल्यू कितना होता है, मीन्स रेड का वैल्यू कितना होगा, ब्लू का वैल्यू कितना होगा। यदि ये वैल्यू हमको पता होगा तो हम इसका आंसर अच्छे से बता पाएंगे। इस चीज़ के लिए आपका जो टेबल जो एक जो है वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कलर का वैल्यू क्या क्या होता है। क्लियर है? इसका जो कोडिंग जो होता है अलग अपने अपने तरीके से लोग याद रखते हैं। जैसे कुछ लोग इसको याद रखते हैं कि बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। अपने अपने तरीके हैं इसको चीज़ को याद रखने के लिए। बस ये है कि आपको ये जो टेबल जो दिखाई दे रहा है ये टेबल आपको रट के रखना पड़ेगा। क्लियर है? रटने के तरीके या कलर कोड को याद रखने के तरीके आपके कुछ भी हो सकते हैं, या इस पर डिटेल वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं उस चीज़ में अलग से सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आप ये बात समझ जाइए कि जो पहला जो कलर है रेड कलर का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 2। तो सबसे पहले रेड कलर का वैल्यू हो जाता है 2। ब्लू कलर सेकंड बोल रहा है, तो जब ब्लू कलर होगा और उसका वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए नीला कलर, और ये होगा आपका 6। ये हो गया 6। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका ऑरेंज कलर की बात करते हैं। ऑरेंज जो होता है वो होता है आपका 3। अब चूंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तीसरा है मतलब किस में जाएगा, मल्टीप्लायर में जाएगा, मतलब ये जाएगा 10 टू द पावर में, तो जितना वैल्यू होगा वो 10 के पावर में जाएगा। तो ऑरेंज का 3 है तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिल्वर की बात करें तो ये हो जाता है, वैल्यूज़ में यदि जाएंगे तो लास्ट में आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो टॉलरेंस जो होता है वो 3 कलर से दिया जाता है। एक होता है आपका गोल्ड, दूसरा सिल्वर, और तीसरा जो कंडीशन होता है नो कलर, जब कोई कलर नहीं दिया जाता। क्लियर है? गोल्ड के लिए होता है 5, सिल्वर के लिए होता है 10, और जब कोई कलर नहीं दिया जाता तो वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए होता है 20। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस है आपका सिल्वर है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में 10%। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया, 26 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किस तरीके से हुआ आपको क्लियर है? What is the change of resistance value of the conductor as its diameter is doubled? सबसे पहली बात, क्वेश्चन में पूछा है रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, उसके डाया को डबल कर दिया जाए। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ना कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो R इज इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रेजिस्टिविटी ये होता है लंबाई, और ये हो गया आपका ए, एरिया को दिखाता है। अब व्यास की बात कर रहे हैं, मतलब जो वायर होगा वो ऐसा गोल वाला वायर होगा। क्लियर बात है? मतलब उसका जो क्षेत्रफल जो होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होगा ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो अभी का जो कंडीशन है
पुराना एरिया यदि मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो पुराना एरिया मान लेता हूँ मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। तो नया एरिया जो होगा, अब क्या कर रहे हैं, व्यास को डबल कर रहे हैं, इस डी को 2 गुना कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई, और डी की जगह पे हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये खुद 4 हो जाएगा और ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो एडेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। जो नया एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप ये देख लो यहाँ पे पुराना एरिया और नए एरिया में अंतर कितने का है, क्योंकि बाकी ये तो सेम रहेगा, लंबाई भी आपका सेम रहेगा। तो देखिए एरिया जो है वो 4 टाइम्स जो पहले जो एरिया था ये डिवाइडेड बाई 4 था, और अभी वाला एरिया में डिवाइडेड बाई 4 नहीं है। इसका मतलब ये 4 कब हटेगा, जब इसमें 4 का गुणा होगा, मतलब 4 गुना हो गया। मतलब नया जो एरिया है वो पुराने एरिया का 4 गुना है। मतलब इस एरिया की जगह पे क्या पुटअप हो जाएगा, 4a। मतलब टोटल वैल्यू के नीचे में, चूंकि एरिया नीचे में इसलिए नीचे में आ जाएगा 4। मतलब नया रेजिस्टेंस जो होगा वो पुराने वाले का 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका एरिया जो है वो 4 गुना हो गया, इसीलिए रेजिस्टेंस जो है उसका 4 गुना कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज टू हाफ, डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कम हो गया। कभी भी क्वेश्चन लेंथ को इंक्रीज करने की बात करें या डाया को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात करें, आपको सेम इसी फॉर्मूले पे वैल्यू को पुटअप करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं से देख लेते हैं। वाई इज द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। अच्छा, नॉन लीनियर स्केल के साथ ये क्यों दिया जाता है? आपको सीधी सी बात पता है कि ओम मीटर जो होता है ये मेज़र करता है करंट को, और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। सॉरी, मैंने कहा ओम मीटर जो होता है ये रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होता है, और करंट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी इन्वर्सली इफेक्ट के कारण ही यहाँ पे नॉन लीनियर इसको ये जो वैल्यू जो पुटअप किया जाता है उसको नॉन लीनियर किया जाता है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर। ये रजिस्टर जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा रजिस्टर है, डायग्राम को देख के आपको बताना है। क्लियर आपको यदि डायग्राम है ध्यान पे होगा तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेटल फिल्म रजिस्टर किस तरीके से दिखाई देता है आप देख लीजिए। दूसरा वायर बॉन्ड रजिस्टर क्लियर है आपको। तीसरा कार्बन फिल रजिस्टर कैसा दिखता है आप देख लीजिए। और कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो है या कार्बन मिश्रित जो रजिस्टर जो होता है प्रतिरोध होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो इमेज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से रजिस्टर को शो कर रहा है। तो ये है आपका वायर बॉन्ड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी। आरडीसी मतलब ये वाला वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देंगे जब भी कभी, जैसे ये दोनों वैल्यू कनेक्टेड हैं सप्लाई से, ये और ये पॉइंट सप्लाई से कनेक्टेड हैं, तो एक साथ जैसे कि इधर से ये दोनों एक साथ हैं, ये ए बी है ये बी सी है, तो आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू होगा, हमने इधर से शुरू किया था तो इस वाले को इधर से शुरू करेंगे, तो ये आपका ए डी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ डी सी। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, या तो दूसरा तरीका आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो। मतलब एक तरीका ये था कि हमने ऊपर और नीचे इस तरीके से लिखा, अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, ऐसे। मतलब ये वैल्यू ए बी और ए बी के नीचे में ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, वैसे ही सेम इधर पे जाएंगे तो हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। इन दोनों में चाहे आप ऐसा लिखो या आप इस तरीके से लिखो, क्लियर है, वैल्यू आपका सही आएगा। सीक्वेंस आपको सही रखना है, अगर ये ऊपर नीचे कर दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ए बी का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में ए बी इज इक्वल्स टू 500, ये इंग्लिश वाले में वोल्ट लिख दिया है, हिंदी वाले पे ओम लिखा है, तो ये हिंदी वाला सही है क्योंकि रेजिस्टेंस इसलिए ओम आएगा। तो ए बी का वैल्यू है हमें दिया हुआ है 500, ए डी का वैल्यू देखिए ये ए ओ लिख रहा है, ये ए डी होगा, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 15 विच इज़ इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 300, और डी सी तो हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 0 0 दोनों कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से ये
सॉरी ये 3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो DC इज इक्वल्स टू 3 और 3 का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9 ओम। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 ओम, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन अ पैरेलल सर्किट। इस क्वेश्चन पे यदि हम देखें तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। करंट जो है ये आपका 15 एम्पेयर है और सप्लाई है 24 वोल्ट। क्लियर। रेजिस्टेंस R1 हमें दिया हुआ है, ये 8 ओम है, ये 3 ओम है और ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए आपको ये तो समझ में आ जा रहा है कि यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पर और उसके बाद ये 3 जगहों पे बट रहा है। जब करंट डिवाइड होता है, याद रखिएगा, जब करंट डिवाइड होता है इसका मतलब जो कनेक्शन है वो हमारा होता है पैरेलल। हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, पैरेलल। जब करंट सेम रहेगा तो वो सीरीज होता है, जब करंट डिवाइड होता है तो वो पैरेलल होता है। आपको यहाँ से चेक कर लेनी है, ये करंट, टोटल करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जाने के बाद ये 3 जगहों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल है। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल पे हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस यदि आपको निकालना है 1/RT, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये टोटल वैल्यू इस तरीके से ऐड किया जाता है, ये आपको पता है। आपको ये 2 पता है, तीसरा आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है कि फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR होता है। क्लियर है। तो R इज इक्वल्स टू V/I होगा। यहाँ से इसको पक्षांतर कर दिए, टोटल V है हमारा 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट टोटल है हमारा 15, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कितना हो जाएगा, 24/15। क्लियर है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1/RT, ये है RT हमारा टोटल रेजिस्टेंस। जब ये मैं 1 करके नीचे में रखूँगा तो ये हो जाएगा 24 और ये 15 जो है वो आ जाएगा ऊपर में। तो 15/24 बराबर 1/R1 का वैल्यू है 8, दूसरे वाले का नहीं पता, तीसरे वाले का वैल्यू है 3, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/R2। 8 और 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 3 और ये 8 और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 प्लस 1/, ये हो जाएगा R2 और इधर पे है 15/24। ये टोटल वैल्यू जो है इसको बराबर के साथ इधर है, इस साइड अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15/24 में घट जाएगा 8 और 3 11/24, बराबर में हो जाएगा 1/R2। क्लियर है। 15 में से 11 जाएगा क्योंकि नीचे तो दोनों बराबर हैं, 15 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 4, 4/24, ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल्स टू है 1/R2। हमको वैल्यू चाहिए R2 का, 1/R2 का नहीं, R2 का चाहिए। मतलब इसको या तो आप बोलो कि तिर्यक गुणा कर दें या तो इन दोनों को व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम करने से हो जाएगा R2 बराबर 6 ओम, जस्ट उल्टा कर देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर। विच मटेरियल इज हैविंग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी निगेटिव की बात कर रहा है। आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, जैसे आप रेजिस्टेंस की बात करते हो, RT अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट यदि हमें निकालना है तो RT इज इक्वल्स टू होता है R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा और टेम्परेचर में हो जाता है, या चेंज इन टेम्परेचर बोलिए या T1 माइनस T2, टेम्परेचर कुछ इस तरीके से। तो ये जो अल्फ़ा जो आता है यही कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये जो अल्फ़ा है यही कहलाता है आपका तापमान गुणांक या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये निगेटिव किसके लिए होता है, जनरली जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ आपको, जनरली नॉन मेटल मीन्स जो इंसुलेटर जो होते हैं उनके लिए। किसके लिए, इंसुलेटर, नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर, या फिर इसके साथ साथ और पॉजिटिव होता है मेटल के लिए, मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए जनरली पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उनके लिए जनरली ये नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन में आपका पहले ही दिखाई दे रहा है माइका, अभ्रक जो होता है वो नॉन मेटल होता है, एक इंसुलेटर है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो होगा निगेटिव। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहीं से देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन। पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है, जैसे कि ये ऊपर वाले को देखिए, ये जो हमारा जो सर्किट दिया गया था, यहाँ से करंट आ रहा है, मान लीजिए ये करंट आया। अब करंट आने के बाद इसमें से अगर हम सपोज करें कि ये वाला जो सर्किट है ये ब्रेक है, ये जुड़ा नहीं है, ठीक है, ये जुड़ा नहीं है, तो करंट क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा, इस वाले पे करंट जाएगा, इस वाले पे करंट जाएगा। क्योंकि ये जुड़ा नहीं है इसलिए इसमें करंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन बाकी जिसका परिपथ कंप्लीट हो रहा है उसमें तो करंट जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अरे भाई ये जुड़ा हुआ है तो जिसका टूटा है वो टूटे, जिसका बना है वो तो जाएगा ही।
तो इसमें करंट जाएगा, जिसमें टूटा हुआ है उसमें करंट नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन जो है आपका 18, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन, एक ब्रांच जब है वो खुला हुआ है तो उससे क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जो खुला होगा उसमें करंट नहीं जाएगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, उस वाले शाखा में धारा नहीं बहेगी लेकिन बाकी जो है उसमें तो बहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम्स का नियम के तहत कौन कौन सा क्वांटिटी जुड़ा हुआ है। ओम्स के नियम में आपको पता है कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, अच्छे से पता है, V वोल्टेज, I करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। देख लीजिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है। आप सबसे पहले समझिए कि रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से आप देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है ओम, इस तरीके से, इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ का होता है मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर और 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे खाली मीटर रह गया, इस मीटर को इधर पक्षांतर कर दो तो ओम इंटू मीटर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इकाई जो होता है वो हमारा बन जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। क्लियर है। उम्मीद है आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ भी परेशानी होता है, कुछ भी डाउट उठता है तो हमेशा से आप कमेंट बॉक्स में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसके अलावा आप हमें हमारे FB पेज या फिर हमारे ब्लॉगर में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।